हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग 12th में जो हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे एग्जाम में तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो में एक क्वेश्चन सेट के माध्यम से मैं आपको एक अच्छा टॉपिक कवर करवा दूंगा। तो बच्चों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे बात करके, हम लोग क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जैसा कि ये एक मॉडल सेट का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको 100 प्रश्न दिया, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्न को आपको बनाना है। प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता? साहित्य, सिक्का, अभिलेख, भगवान विशेष। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका कि दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? बताइए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? हड़प्पा में। ठीक है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? मोहनजोदड़ो। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न, ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, सरस्वती, रावी, सिंधु। बताइए। तो याद रखना, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? बताइए। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल। आगे भी दो ऑप्शन है, लेकिन मैं कहूँगा कि इन्हीं दो में से कोई एक आंसर होगा। तो क्या होगा? लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है। ठीक है, ये रहा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आपके ऑप्शन है कनिंगम, फ्लीट, डीसी सरकार, विलियम जोन्स। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा, कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर कनिंगम। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और 4 ऑप्शन के बजाय एक ऑप्शन सटीक आंसर दूंगा। इससे आपको याद करने की कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ेगी। ठीक है। आप तब तक थोड़ा टाइम भी दूंगा, आप कमेंट करिएगा कि आपका कितना आंसर सही जा रहा है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसने रचित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। सी ऑप्शन। मुद्रा रचित किसने रचित किया? विशाखा दत्त। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। समुद्रगुप्त का उल्लेख है प्रयाग प्रस्तुति में। और आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किस शिलालेख में मिलता है? बताइए। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें। 13वें जो है, 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। यह शिलालेख उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है और जोगड़ा में पाया जाता है। जोगड़ा एक कलिंग प्रांत के मौर्य किलेबंद की राजधानी है। ये भी बात आप लोग याद रखना। ठीक है बच्चों। चलिए, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों, अगर मैं बात करूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अच्छा, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? क्योंकि ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस साम्राज्य के दौरान 320 से 550 ईस्वी के बीच हुए विकास का भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कई क्षेत्रों का विकास हुआ, जैसे इंजीनियरिंग का, प्रौद्योगिकी का, विज्ञान का, गणित का, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, द्वंद्वात्मकता का जैसे क्षेत्र की खोज हुई है। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है। धार्मिक
धार्मिक सहिष्णुता बढ़ा है, आर्थिक समृद्धि बढ़ी है, शासन व्यवस्था की स्थापना हुई है, साहित्य स्थापत्य मूर्तिकला नए प्रतिमानों की स्थापना हुई है। इसीलिए इसको गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है क्या कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास। कालिदास जो है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं। ये विश्व विख्यात नाटक है जिसमें सभी विदेशी भाषाओं का आगमन हो चुका है। ठीक है, ये बात याद रखना। कालिदास एक मतलब एक क्या थे ना कि शकुंतलम की जो थी किताब है उन्होंने रचना की। शकुंतलम में क्या देखने को मिलता है? विवाह विरह प्रत्याख्यान पूर्ण मिलन की एक सुंदर कहानी है ये, कालिदास के द्वारा रचित। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो बच्चों 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। ठीक है, और इसका शक्तिशाली होने का कई कारण था। मगध में सबसे बड़ी बात कि उपजाऊ भूमि थी, यहाँ तांबे और लोहे के विशाल भंडार थे। दूसरा, मगध में पर्याप्त बारिश होती थी। तीसरा, मगध की जनसंख्या काफ़ी बड़ी थी। चौथा, मगध के पास विशाल सेना थी। ये सारी जो है इसको सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनाती थी 16 महाजनपद में। ये बात आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया? बताइए। तो याद रखना एलोरा में जो कैलाश मंदिर राजवंश बनवाए थे वो राष्ट्रकूट ने बनवाए थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात और कब कितने से कितने ईस्वी में? तो 1757 से 1783 ईसा पूर्व के बीच जो है एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, अगला प्रश्न है महाभारत का युद्ध की कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था? बताइए। तो यह जो है कुल 18 दिन तक युद्ध चला था। डी सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला था। ज्योतिषी और जानकारों के अगर मैं बात मुताबिक चलूं तो यह शुरू होने से 6 महीना पहले मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को शुरू हुआ था। अच्छा, एक बात और, ये महाभारत के ग्रंथ में कुल 18 अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को 18 दिन तक गीता का ज्ञान दिया था। ये बात महाभारत में भी लिखी हुई है, ये बात भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है बताइए। तो बच्चों इसकी जो है महाभारत की जो है संस्कृत भाषा में हुई है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और महाभारत का व्यास किसने लिखा था? व्यास जी ने लिखा था, वेद व्यास जी ने इसको लिखा था। इनको लिखने में 3 साल लग गए थे, महाभारत को लिखने में इनको 3 साल लग गए थे। ये बात याद रखना आप लोग को। ठीक है बच्चों, चलिए वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की है? अभी मैंने बताया, बताइए वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, महाभारत की रचना की है। ठीक है, वैसे तो अगर बात करें तो वेद व्यास ने और भी सारे ग्रंथ की भी रचना की है जिनमें प्रमुख वेद पुराण उपनिषद ब्रह्म सूत्र है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए रामायण नहीं, रामायण नहीं, रामायण किसी और ने की है। बताइए कमेंट करके कि रामायण की रचना किसने की है। तो रामायण की रचना बच्चों वाल्मीकि जी ने की है। ठीक है, ये बात याद रखना। अगला, वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो वेद जो है 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अगर सबसे पुराना बात करें तो ऋग्वेद जो है बच्चों वो आपका सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। ठीक है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है बच्चों कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, बाबर या इब्राहिम लोदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बच्चों रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची स्थित है, याद रखना। ये लगभग भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर बेस नगर के पास स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्धि बौद्ध परिसर है, महान स्तूप है, विश्व धरोहर स्थलों में से एक है सांची का स्तूप। ये बात भी याद रखना। इसे किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत की थी, सांची के स्तूप की। ये बात आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? लुम्बिनी में, बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में? तो बच्चों महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। अगर मैं बात करूँ तो सारनाथ में उन्होंने ज्ञान दिया था, किस भाषा में? तो पाली भाषा में सारनाथ में प्रथम बार ज्ञान दिया। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मृत्यु को महापरिनिर्माण कहते हैं, सॉरी 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 महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और गृह त्याग को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ये बात। गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया था। ठीक है, और आपको याद रखना है उनके पुत्र का नाम राहुल था। कमेंट करके बताइए कि उनकी माँ का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम महात्मा बुद्ध का क्या था। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म? बताइए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक हिंदू धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो बच्चों याद रखना, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। अब कमेंट करके बताइए कि 23वें तीर्थकर कौन थे। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, महिला संत कराइकल का संबंध किस धर्म से है? बताइए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हिंदू धर्म से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म? दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? बताएं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म की दो मुख्य शाखाएं थी, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर साधु नग्न रहते थे और श्वेतांबर साधु श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये बात याद रखना। दिगंबर जो थे ये जो अब देख रहे हैं ना, दिगंबर ये नग्न अवस्था में रहते थे और ये सफ़ेद कपड़ा को धारण करते थे। ये बात रखना। और ये दोनों जैन धर्म से बिलोंग करते थे। बच्चों आप लोग टाइम दो, शांति से पढ़ो, मैं पूरा आज का टॉपिक कवर कर दूंगा, यकीन मानना बहुत अच्छा लगेगा। मुगल काल में चलने वाले सोने का सिक्का कौन था? इसमें रुपया, इलाही, जीतल दाम? बताइए। मुगल काल में चलने वाला सोने का सिक्का कौन था? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुगल काल में सोने का सिक्का चलने वाला मोहर होता था उस समय। अब मोहर को इसमें चार ऑप्शन में कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में? तो दीन इलाही यानी कि सी ऑप्शन को अकबर के द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का था, जो कि दीन इलाही के रूप में जाना जाता था। ठीक है, चलिए सॉरी बच्चों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो बच्चों जहांगीर का शासनकाल जो है 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक था, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बताइए। तो इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था हेनरी बेवरिज ने किया था। किसने किया था? किसने किया था बच्चों? हेनरी बेवरिज ने क्या किया था? अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाबरनामा किसने लिखा? अलबरूनी, इब्न बतूता, बाबर, अबुल फजल?
तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने लिखा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टोडरमल कौन था? अकबर का रक्षा मंत्री, अकबर का वित्त मंत्री, अकबर का दास या अकबर का सिपाही? तो बच्चों टोडरमल जो था वो अकबर का क्या था? वित्त मंत्री था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां? तो याद रखना, मुगल सम्राट जहांगीर ने तंबाकू के इस्तेमाल पर 1617 ईस्वी में क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है कि गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था? तो बच्चों गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलबदन अपने हुमायूं की सौतेली बहन थी, ठीक है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। हुमायूं इसका सौतेला भाई था, ये इसकी सौतेली बहन थी गुलबदन। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया? शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया? दो बार क्वेश्चन पढ़ने का मतलब कि आपके दिमाग में क्वेश्चन रिपीटेड हो। तो याद रखिएगा, सम्राट हुमायूं को शेर शाह सूरी ने क्या किया था? परास्त किया था हुमायूं को, वो भी एक बार नहीं, दो बार परास्त किया था। अब मैं डेट बता देता हूँ। एक बार 26 जून, 1539 में, जिसको चौसा का युद्ध बोलते हैं, और एक बार 17 मई 1540 में, जिसको बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा था। अब फिर एक और बार 17 मई 1540 में, जस्ट एक साल बाद फिर युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच में, तो फिर शेरशाह जो है वो विजयी रहा था। ये बात आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से आपको चौसा का युद्ध भी याद हो गया 1539, और बिलग्राम का युद्ध भी याद हो गया 1540 में, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बताइए। तो बच्चों घाघरा का युद्ध जो है ये बाबर और महमूद खां लोधी के बीच में लड़ा गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, अब्दुल लतीफ, या भगवान दास, या मान सिंह? तो अकबर का संरक्षक बैरम खान था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। गुजरात को जीतने के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का बनाया था, ठीक है। आगे देखिए। पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने? बताइए। पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, औरंगजेब ने दिया था, यानी कि औरंगजेब इस ऑप्शन में है ही नहीं। नहीं 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 बच्चों माफ करना, जहांगीर ने दिया था, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। जहांगीर ने मृत्युदंड पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव जी को दे दिया था, ठीक है, याद रखना जहांगीर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी? ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से निकलकर आगरा बना दिया था? तो वो था सिकंदर लोधी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनाया था? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 1575 ईस्वी में बनवाया था अकबर ने इबादत खाना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुलह कुल की नीति अपनाने वाला शासक अकबर था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कब की थी? तो बच्चों हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना 1336 में की थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था?
तो बच्चों तेनालीराम का संबंध जो है वो विजयनगर साम्राज्य से था, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था। तो बच्चों विजयनगर के साम्राज्य का पहला शासक हरिहर प्रथम था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों की प्रश्न है बच्चों, अमुक्तमाल्याद किसने लिखा। अमुक्तमाल्याद किसने लिखा, बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों अमुक्तमाल्याद ना तो हरिहर प्रथम ने लिखा, ना बुक्का ने लिखा, ना सदाशिव राय ने लिखा। इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से किसी ने नहीं, क्योंकि अमुक्तमाल्याद जो है कृष्णदेव राय द्वारा रचित एक तेलुगु महाकाव्य है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखिए, विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है। तो बच्चों विरूपाक्ष का जो मंदिर है वो आपका हम्पी में स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बच्चों, समझ में आ गया, विरूपाक्ष का मंदिर हम्पी में स्थित है। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, विजयनगर विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था। तो बच्चों विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री फॉरनाओ नुनीज था, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक क्लास बिल्कुल आसानी से मिल जाए आप लोग। अगला प्रश्न है कि सदाशिवराय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश के शासक थे। आई रिपीट अगेन क्वेश्चन, सदाशिवराय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुलुप वंश, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 48 नंबर की ओर बढ़ते हैं, महिला संत अंडाल किसकी उपासकी थी, बताइए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महिला भगवान विष्णु की थी। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडाल दक्षिण भारत के 12 अलवारों संतों में से एकमात्र महिला अलवार थी जो भगवान विष्णु की उपासिका करती थी। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। आई रिपीट अगेन, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। बच्चों कबीर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था, यानी कि अरे अरे सॉरी सॉरी, वाराणसी तो यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में। कबीर का जन्म काशी में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, काशी में कंफर्म बच्चों, कबीर का जन्म काशी में हुआ था, ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो बच्चों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, कब की थी मैं ये भी बता देता हूँ, 13 कह रहे हैं, सॉरी 30 30 एक मिनट 30 30 मार्च 30 मार्च को 1699 में ये क्या की थी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये बात याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की। तो बच्चों चैतन्य का बताइए किसकी आराधना की थी, तो ये कृष्ण भक्ति की आराधना की थी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, बताइए। तो बच्चों महाराष्ट्र में भक्ति प्रवर्तक के जो आंदोलन के प्रवर्तक थे वो ज्ञानेश्वर थे, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न है, चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर शहर में है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है कि तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी है। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा अल ब्रूनी ने लिखी है, तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी, अल ब्रूनी ने, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, विदेशी यात्री टवर्नियर पेशे से क्या था। तो बच्चों विदेशी यात्री टर्नियर जो है वो पेशे से क्या था। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो आप लोग को इसका आंसर जरूर पता होगा, इस एक क्वेश्चन को अगर मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन जो है वो
आप लोग इसे कमेंट करके बताइए कि विदेशी जो है टैवर्नियर पेशे से ये क्या था। ठीक है, आई होप कि आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको पिन अप कर दूंगा। ठीक है, यूनानी प्रश्न है बच्चों, यूनानी शासक सेल्यूकस राजदूत कौन था? बताइए। यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है, ए ऑप्शन मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम निकेटर का यूनानी राजदूत था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मार्को पोलो, मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था? ठीक है, आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। इटली, चीन, मोरक्को, ईरान। तो मार्को पोलो जो है वो ईरान मोरक्को का निवासी था। ठीक है, कहाँ का? मोरक्को का। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं दोस्तों, मार्को पोलो जो है वो, मुझे लग ही रहा था इस प्रश्न में डाउट है। मार्को पोलो जो है वो मोरक्को का नहीं, इटली का निवासी था। ए ऑप्शन होगा। ठीक है, 1254 ईस्वी में वो एक उनका जन्म हुआ था वेनिस इटली व्यापारी के परिवार के घर में जन्म हुआ था। एक धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता और चाचा जो थे एशिया में बहुत बड़े पैमाने पर यात्रा करते थे। ठीक है, चलिए इटली हो जाएगा इसका राइट आंसर, कन्फर्म है हम। चलिए आगे देखिए, अल ब्रूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? बताइए। अल ब्रूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। प्रश्न है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो बच्चों इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर भारत की यात्रा कितनी बार किए थे? 2, 3, 4 या 6? तो बच्चों टेवर्नियर एक निजी व्यक्ति थे और वो अपने खर्च यात्रा करने वाले व्यापारी में अपने हिसाब से करते थे। और 1668 के बीच में फारस और भारत में उन्होंने 6 यात्राएं की थी। कितनी यात्राएं की थी? 6। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति व्यापक नीति अपनाई? बताइए। तो ये जो है किस गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? हड़प नीति का अपनाया। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका समझ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो बच्चों बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लाया गया। परमानेंट सेटलमेंट, इसको अस्थाई बंदोबस्त की जगह इस्तमरारी भी कहा जाता है, इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया गया था। ठीक है, इसमें क्या बात थी कि इसमें ना भूमि राजस्व तय करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के जमींदारों के बीच एक समझौता होता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दामिने, दामिने ई कोह क्या था? तो बच्चों दामिनी इको जो है ये एक प्रकार का राजमहल पहाड़ी वन पहाड़ी क्षेत्रों को दिया गया था। ठीक है, तो भूभाग था। क्या था बच्चों? एक प्रकार का भूभाग था। ठीक है, दामिनी को जो है ये संथालों को जमीन था, इन्हें जमीन पर रहने के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ा था, इसलिए 1832 के बाद जो है दामिनी को इसे नाम से चिन्हित कर दिया गया भूभाग को। ठीक है, दक्कन प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ये 1875, 1880, 1885। तो बच्चों ऑप्शन में दक्कने जो है दक्कन दंगा आयोग 1875 ईस्वी में जो है गठित हुआ था। ठीक है, साल 1875 में तत्कालीन कारणों के द्वारा ये एक गठित हुआ गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसिस बुकानेन के विवरण में किस जनजाति से संबंधित है? बताइए। फ्रांसिस बुकानेन का विवरण किस जनजाति से संबंधित है? तो विद्यार्थियों फ्रांसीसी बुकानेन जो है, सही उत्तर हो जाएगा संथाल। फ्रांसिस बुकानेन जो है वो संथाल जनजाति से संबंधित है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न, कॉर्नवालिस कोड कब बनाया गया था? कॉर्नवालिस कोड जो है बच्चों 1793 ईस्वी में बनाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
संथाल विद्रोह कब हुआ? तो बच्चों संथाल विद्रोह 30 जून 1855 ईस्वी को हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बस डेट भी लगा दो, 30 जून को 1855 ईस्वी को संथाल विद्रोह हुआ था। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? बच्चों बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। किस विद्रोह का नेतृत्व किया? कोल विद्रोह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कोल विद्रोह क्या है? कोल विद्रोह छोटा नागपुर के रांची, हजारीबाग, पलामू, पातकुम और मानभूम तक फैल गया था। 1831 में बुद्ध भगत ने अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसमें वो क्या करते थे कोल विद्रोह में, कि अंग्रेज जो भी अत्याचार करते थे उसका वो विरोध करते थे। इसमें विद्रोह में मुंडा, उड़ाव, भूमिज और आदिवासियों ने अहम भूमिका निभाई। बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम भी रखा था और 13 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्फे के खिलाफ लड़ते हुए अंग्रेज ने बुद्धू भगत को पकड़ लिया और मार डाला। तो ये एक प्रकार के क्रांतिकारी व्यक्ति थे, हम इससे ये पता लगा पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है बच्चों कि दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बहादुर शाह जफर ने। दिल्ली से 1857 का विद्रोह बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, पीर अली ने 1857 के विद्रोह में कहाँ का कमान संभाला? तो पटना का। कहाँ का? पटना का। डी ऑप्शन से हो जाएगा। 3 जुलाई 1857 को पीर अली ने पटना से कमान संभाला। ठीक है, आगे देखिए, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो बहादुर शाह को रंगून जो है क्या कर दिया था? रंगून निर्वासित कर दिया था। अरे ये गोल कहाँ से आ गया यार, हटाओ इसको। ठीक है, ये चकोर लेना था, रंगून। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? झांसी में, मेरठ में, ग्वालियर में, लखनऊ में? बताइए, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई और कब हुई? तो बच्चों रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है अगर मैं बात करूँ तो यह ग्वालियर के पास कोटा के सराय में हुई थी, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। और 17 या 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? कि हाँ मतलब ये पहले से होगा। 10 मई 1857 इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1885 में। देखिए 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने बम्बई के गोकुलदास में तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। ह्यूम ने महासचिव के रूप में पदभार संभाला और कलकत्ता के व्योमेश चंद्र के बनर्जी को अध्यक्ष चुने। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आई रिपीट अगेन क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बताइए? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पामस्टन था, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका पामस्टन, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो बच्चों लक्ष्मीबाई के पति का नाम आप लोग को पता तो होना चाहिए। ठीक है, गंगाधर राव, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, मैरिड कब हुआ था? तो 1842 ईस्वी से इनका मैरिड हुआ और लाइफ चला था कब तक? 1853 ईस्वी तक। इनकी मृत्यु जो है गंगाधर राव की 39 साल के उम्र में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था? तो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी को स्वागत करने के लिए जो भवन का नाम था गेट वे इंडिया। क्या नाम था? गेट वे इंडिया।
ठीक है। गेटवे इंडिया की शुरुआत जो है वो इसका निर्माण शुरू हुआ था 1911 में, और ये बन के ख़त्म हो गया था 1924 में, ये बन के पूरा हुआ था। और इसकी ये बेसाल्ट से बना हुआ था, और ये 26 मीटर 85 फीट ऊंचा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये आया था जहांगीर के दरबार में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित हुआ। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो सही जवाब हो जाएगा 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? इसके नव गॉथिक, इंडो सौरसैनिक या फिर नव शास्त्रीय, इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरियन, इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इनमें से कोई नहीं मेरे ख्याल से, कंफर्म तो नहीं कह सकते, पर इसका मुझे लगता है कि ये जो विक्टोरिया टर्मिनस है किस स्थापत्य शैली का है, तो ये विक्टोरियन गोथिक पुनरुद्धार वास्तुकला का एक उदाहरण है। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए, तो इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन आपको हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 1919 में गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो गांधी जी ने 1919 को किस आंदोलन का किया? स्वदेशी आंदोलन। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं, क्या सीखते हैं बच्चों? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई। ठीक है। और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुई। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था? चिकित्सक थे, राजनीतिक थे, वकील थे, शिक्षक थे? महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था? तो महात्मा गांधी का मूल पेशा, कौन बच्चा है इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए। वो एक वकील थे, मूल पेशे से क्या थे? वकील थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। बाद में उन्हें पॉलिटिशियन में आना पड़ा, लेकिन वो पहले वकील थे। चलिए आगे देखिए, गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो बच्चों, गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा जो है वो लंदन से प्राप्त की। ठीक है, यानी कि सी, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लंदन से। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925, 1932, 1928, 1935? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। ठीक है। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो पहला आंदोलन उन्होंने 1917 में चंपारण में शुरू किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तनु, मुनिया, केसर, गोविंद? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम मुनिया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, सर की उपाधि किसने लौटाई? तो सर की उपाधि जो है किसने लौटाई बच्चों? उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, जिसमें करो और मरो का नारा लगाया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न है, माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? तो बच्चों, माउंट बेटन योजना जो है 3 जून 1949 को प्रस्तुत की गई थी। अब यहाँ पे 3 जून 1949 तो है नहीं, तो 3 जून 1947 इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं कहीं आंसर डिफरेंट देता है, लेकिन बुक में दिया हुआ है। तो माउंट बेटन योजना जो है 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अभी बताएं, ए ओ होम थे। ठीक है, ए ओ होम। आगे देखिए, अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पे किया? मलाया, बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर?
तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद का फौज का गठन सिंगापुर में किया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है 14 अगस्त 1947 को मनाया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। गांधी जी को गोली कहाँ मारे गए? नवाखाली, पोरबंदर या नई दिल्ली या साबरमती? बताइए, गांधी जी को गोली कहाँ पर मारी गई थी, किस जगह पर? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली का बिरला हाउस जो है। अब दिल्ली का बिरला हाउस कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में बिरला हाउस। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, जो हमारे बिहार के जीरादो इलाके से थे। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए, भारतीय संविधान जब लागू पूछेगा कब लागू हुआ तो आपको 26 जनवरी 1950 मारना है। लेकिन जब पूछेगा संविधान को कब स्वीकार किया गया तब 26 नवंबर 1949 मारना है। जब पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तब 9 दिसंबर 1946 बताना है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात आप लोग को याद रखना है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो बच्चों याद रखना, लियाकत अली खान था। कौन था? लियाकत अली खान। तो इसमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 99 नंबर प्रश्न पढ़ते। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया और वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ठीक है, आगे देखिए, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो हमारे राष्ट्रगान के रचयिता जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी है। कितने बच्चे बंकिम चंद्र मारते हैं, लेकिन बंकिम चंद्र जो है उन्होंने हमारे राष्ट्रगान को नहीं बल्कि राष्ट्रगीत को, यानी राष्ट्रगीत कौन है हमारा? वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो बच्चों ये जो है हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। 40 मिनट टाइम लिया लेकिन 100 को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया। आप बताइए कि आपने 100 ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्न को सही किया। अगर आप लोग इस तरीके का सब्जेक्टिव भी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, जरूर से कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आप सभी को ये सब्जेक्टिव जो है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, वेद कितने हैं उनके नाम लिखे। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अशोक कबीले कहाँ से प्राप्त हुए? 16 महाजनपद के किन्हीं 4 नाम लिखे। फायान कौन था? दिगंबर सितंबर कौन कहलाएं? बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या थे? त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? अकबर के काल के दस्तूर के, ये सारे मैं सब्जेक्टिव को करवा दूंगा आपके बोलने पर। ठीक है, वरना ऐसे ऑब्जेक्टिव तो करवा ही रहा हूँ मैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो लाइव क्लास एवरीडे लेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, कर लीजिए, क्योंकि यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं आपके एग्जाम के एकदम अंतिम समय तक आपके साथ खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत बच्चों, जय बिहार।